अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे डकी भाई का केस और उसमें क्या क्या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और उनके जो केस में डकी भाई की जो है वो अभी तक जो है वो बेल क्यों नहीं हो रही, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर टू, जो लेकुनाज हैं उनकी एफआईआर में, जिसकी वजह से उनकी बेल आसानी से और जल्दी हो सकती है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो उनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए हैं ऑब्वियसली पीका 2016 के, और उसके अलावा जो पाकिस्तान पीनल कोड के कुछ प्रोविजंस हैं जो ऐड की गई हैं, उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं सोशल मीडिया पे डकी भाई के केस को लेके। इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनमें भी कुछ मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जा रही हैं कि जी ये जो है इसको लेके कि ये जो केस है बेसिकली डकी भाई का, कि नॉर्मली ऑब्वियसली पाकिस्तान पीनल कोड में वो जो गैम्बलिंग के लिए जो है वो उन्होंने जो एक जो ऑफेंस है, ये बेसिकली एक माइनर सा छोटा सा ऑफेंस है। तो इसकी वजह से क्या ऐसी वजह है या क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक डकी भाई की जो है वो जमानत नहीं हो रही या उनके केस में आगे फर्दर जो है वो मामलात नहीं चल रहे। और मीन वाइल जो है ऑब्वियसली एनसीसीआईए जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इनके अगेंस्ट एलिगेशंस क्या-क्या हैं और इन एलिगेशंस में क्या उनकी बेल हो सकती है या नहीं, उस चीज़ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ लोग जो हैं उनके लॉयर जो चौधरी उस्मान अली इज़ फ्रॉम सियालकोट और हिज़ लॉयर इन दैट केस, तो उसकी उसके ऊपर भी उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी जो है वो कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग जो है वो वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जी जो डकी भाई की जो एफआईआर है वो क्यों हुई है, यानी कि इसके अंदर उनके ऊपर एलिगेशंस क्या है। डकी भाई के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है उसमें उनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो इस बेसिकली ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन फ्रॉड और से रिलेटेड है। और उसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड किया है जो एक्चुअल सेक्शंस जो हैं वो लगे हैं, जो उनके ऊपर सेक्शन 13, 14, 15 एंड 26 ऑफ पीका 2016, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरीज, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स और इन चीज़ों से जो है वो रिलेटेड ये मामलात हैं और जिसको बाद में एसोसिएट किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग या जो है वो डूबियस ट्रांजैक्शंस के साथ। तो ये सारे मामलात हैं। इसमें स्टेट का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। अब ये वो हैं एलिगेशंस जो उनके ऊपर लगाए गए। अब इन एलिगेशंस में बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमारी तरफ से हम क्योंकि लीगल एनालिसिस करना है हमने कि इन इस एफआईआर में असल में क्या जो है वो मामलात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पहली बात कि जो डकी भाई के अगेंस्ट केस बनाया गया उसमें प्रमोशन का कहा गया कि ये प्रमोट करता रहा है बैटिंग एप्स को और उससे फाइनेंशियल लॉस हुआ पब्लिक को। तो यहां पे लीगल क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो जिन एप्स का जिक्र किया जा रहा है, अब पहला क्वेश्चन जो डकी भाई की बेल के लिए बेहतर होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका पॉइंट होना चाहिए कि जिस ऐप की प्रमोशन के बारे में कहा जा रहा है उस ऐप का स्पेसिफिकली एफआईआर में जिक्र नहीं है। इसका मतलब जनरलाइज्ड वे में उसे जो है वो एक्यूज किया गया। नंबर टू, जिस ऐप के बारे में बताया जा रहा है कि इज द कंट्री मैनेजर, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक जो है वो मंजरे आम पर नहीं आया कि भाई कोई डॉक्यूमेंट, जैसे ऑब्वियसली कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो सकती है या कोई इंटरनेशनल जो भी एप्स हैं जो पाकिस्तान में, जिसका कहा जा रहा है कि जी ये बैटिंग एप्स को जो है वो प्रमोट कर रहा था और उसके थ्रू जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस हुए बहुत सारे लोगों को। तो अभी तक कोई एक भी विक्टिम जो है पाकिस्तान में सामने नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जो एनसीसीआईए की जो ये एफआईआर है 196 ओवर 2025, ये वेग है।
इसके अंदर ऑब्वियसली यानी क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो एक्चुअल किसी भी केस को कमजोर बना देती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आ जाएं, क्या जिन एप्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है कि डकी भाई ने फलां एप्स को जो है वो प्रमोट किया है, जिस जो गैम्बलिंग की एप्स हैं उनको प्रमोट किया पाकिस्तान में, क्या उन एप्स को प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इलीगल डिक्लेयर किया गया किसी लॉ में? तो द आंसर इज नो। तो ये एक बेहतरीन वैलिड ग्राउंड है जो उनकी बेल के लिए काफी हो सकता है। फिर उसके बाद आप ये देखें, कुछ जनरलाइज्ड लॉ में रिलीफ्स प्रोवाइडेड है। रिलीफ्स क्या? कि अगर किसी शख्स से इन केस अगर हम सपोज कर लें कि ऑफेंस कमिट हो भी गया लेकिन उसकी इंटेंशन मेंजरिया नहीं था, तो फिर वो ऑफेंस एक्टस रिया जो है वो उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं लागू हो सकती। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड को पढ़ें तो उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि ऑफेंस क्या है। कोई भी ऑफेंस कब बनता है? जब उसके अंदर नंबर 1 मेंजरिया हो। मेंजरिया बैड इंटेंशन, कि भाई आपको पता है कि ये चीज इलीगल है और आप जो है वो करते हैं उसके अंदर विद बैड इंटेंशन, तो फिर आपका वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट, उसके उस मेंजरिया बैड इफेक्ट उससे कोई अदर पर्सन उसके ऊपर एक्ट, कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर दे जिसके ऊपर कोई ऑफेंस जो है वो कमिट कर दिया जाए, तो देन जो है वो पार्ट ऑफ ऑफेंस की डेफिनेशन में आ सकता है। थर्ड वन ये कि उससे किसी को हार्म, नुकसान पहुंचना चाहिए, देन जो है वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आएगा। अब ये और फिर फोर्थ वन ये कि जी उसको किसी भी पाकिस्तानी लॉ में ऑफेंस डिक्लेयर किया होना मस्ट है। यानी 100% अगर कोई ऑफेंस इन चारों इंग्रेडिएंट को पूरा करता है और ये सारे इंग्रेडिएंट किसी चीज में, किसी बंदे के एक्ट में कंप्लीट होते हैं, देन हम उसको कहते हैं कि वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है। तो ये जो डकी बाई का केस है ये जनरलाइज्ड वे में है। मैंने इस पे बहुत सारे व्लॉगर्स के, इवन कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे उनके जो है वो इंटरव्यूज सुने, तो उनको अपेरेंटली सुनते हुए ही जो है वो फील हो जाता है कि दे आर नॉट मच क्लियर अबाउट दी ऑफेंसेस के जिसके ऊपर वो अलेज कर रहे हैं कि ये जो है वो उसके ऊपर हुआ होगा। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग या इसके ऊपर कोई बात हुई है तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2010 का, उसके अंदर से कोई भी अभी तक प्रोविजन उसके अंदर अलेज नहीं की गई और ना उसके ऊपर लगाई गई। तो ये सारे मामलात हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि जी जो डकी भाई है बेसिकली, कि भाई उसकी अब बेल नहीं हो रही, ऑब्वियसली बेल डिसमिस हुई है, तो डकी भाई के पास इस वक्त बेल के लिए अब हाई कोर्ट, ऑब्वियसली नेक्स्ट फोरम जो है वो हाई कोर्ट है आपका, कि अब वो जो है इस पे हाई कोर्ट में उसको जाना चाहिए या नहीं, पहला क्वेश्चन। सेकंड वन ये कि अगर वो हाई कोर्ट जाता है तो क्या उसकी जो है वो वहां से बेल हो सकती है या नहीं। दी आंसर इज कि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे बेल के लिए तो कोर्ट ने एफआईआर की लीगैलिटी और इलीगैलिटी को, उसकी बाइंडिंगनेस एंड ज्यूरिसडिक्शन को आपने क्वेश्चन बनाना है। तो एफआईआर में नॉर्मली आपने कोर्ट ने, क्योंकि बेल इज ए डिस्क्रिशनरी रेमेडी, कि जो किसी भी शख्स को जो ड्यूरिंग ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ह्यूमिलिएट से बचाने के लिए उसको जो है वो मजीद जो है वो ऑब्वियसली जो प्रिजन है उससे बचाने के लिए, कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कोई कन्विक्शन की या कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके अंदर 100% ये प्रूव हो जाए कि कोई शख्स जो है वो उसने ऑफेंस कमिट किया है, या ये उसका लिंक जो है वो अगर नहीं जुड़ता उसके साथ, तो देन जो है वो उसको पनिशमेंट नहीं हो सकती। तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव करना होता है, देन आप जो है अल्टीमेटली कन्विक्शन की तरफ जाती हैं। और कोर्ट्स में देखिए ये जो बेल है आप किसी भी स्टेज पे कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो स्पेसिफिकली डकी भाई का केस है इसमें क्योंकि मीडिया हाइप बना हुआ है और बहुत सारे मामलात हैं, कुछ लोग उनके हक में हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में अभी तक जो क्रिप्टो करेंसीज हैं
या डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस हैं, इनके ऊपर अभी तक कोई अपग्रेडेशन डेवलपमेंट्स नहीं हुई। अभी तक जो है वो यहाँ पे समझा जाता, क्योंकि अभी तक कोई लॉ एज सच जो है वो नहीं बना, तो जिसके अंडर हम ये कह सकें कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या ब्लॉकचेन फाइनेंसेस हैं, ये सारे मामलात कि भाई क्या ये इलीगल हैं या नहीं, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका जो है वो उनके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट मौजूद नहीं है कि जो इनको इनके अंदर डिफरेंस करे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज या जो डिजिटल जो अर्निंग्स हैं, ये सारी पूरी दुनिया में लीगल हैं, और इवन पाकिस्तान में भी अभी तक कोई इसके मुताबिक कोई इलीगैलिटी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है लाखों यूट्यूबर्स होंगे जो दे आर अर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब चैनल्स। तो अब द क्वेश्चन इज कि जी, एक क्वेश्चन पूछा गया कि जी 10 करोड़ रुपया जो है वो डकी भाई के अकाउंट से निकला है, या उनके जो है वो जो भी अकाउंट सीज किए हैं एनसीसीआईए ने, तो उसके अंदर जो है वो कॉन्फिस्केट किया गया है। देखें, ये रिकवरी जो है वो बेसिकली, पहली बात कि आपने प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है कि भाई ये जो पैसे हैं ये बेसिकली फ्रॉड से या मनी लॉन्ड्रिंग से या कोई भी जो एलिगेशन है उस एलिगेशन के थ्रू आए हैं। जब कोई यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है, अब अगर एक किसी शख्स के 9 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें जितने यूट्यूबर्स बैठे हैं, मेरे नजदीक हर यूट्यूबर की पर वीडियो, एक वीडियो 10-20 हजार $30,000 एक नॉर्मल सी बात है कि उनकी अर्निंग्स होती है। वो चाहे डिस्क्लोज पब्लिकली ना भी करें, लेकिन उनकी इतनी अर्निंग्स होती हैं। अब अगर जितने सोशल मीडिया के जो चैनल्स जिनके जो रन कर रहे हैं, व्लॉगर्स हैं, अगर जिनके ऐसे लोग जिनके वीडियोस पे फॉर एग्जांपल 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज होते हैं, अगर आप उनको जो है वो उनकी अर्निंग्स पूछें तो 8-9 डिजिट्स जो है वो नॉर्मल सी बात है उनके लिए, कि ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक शख्स जो है वो एक शख्स यूट्यूबर है और इज व्लॉगिंग या सोशल मीडिया का अपना जो है वो फैमिली व्लॉगिंग या जो भी वट एवर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। तो हम बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट इस चीज का एनालिसिस करेंगे। पहली बात ये कि जो डकी भाई की जो अभी पोस्ट अरेस्ट बेल करने जा रहे हैं, मेरी उनकी लीगल टीम से भी जो है वो कुछ रिक्वेस्ट है कि भाई वो इसको जो है वो जरा मद्देनजर रखें कि जब आप एफआईआर के लिए जाएं, पहली बात तो ये कि जितने ऑफेंसेस इसके अंदर बताए गए हैं तकरीबन सारे ही बेलेबल हैं और हाई कोर्ट के पास एम्पल ज्यूरिसडिक्शंस हैं कि वो फौरी तौर पे जो है वो इसमें बेल ले सकती है। नंबर 2 कि अब अगर हाई कोर्ट की बेल फाइल करने में किन किन ग्राउंड्स को आप ज्यादा मद्देनजर रखें। नंबर 1 ये कि ही इज द फर्स्ट ऑफेंडर। पाकिस्तान पीनल कोड में भी फर्स्ट ऑफेंडर के लिए जो है रिलैक्सेशन होता है। कोर्ट जो है वो इतने स्टिफनेस और हार्ड जो है वो हाथ या उसके ऊपर वो नहीं डालती गिरफ्त कि भाई एक फर्स्ट ऑफेंडर है, नादानी में हो गया होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नंबर 2, एफआईआर में कोई स्पेसिफिक रोल प्रोवाइडेड नहीं है कि फलां जो है ऐप, फलां ऐप का जो है ये कंट्री मैनेजर है। तो इसका मतलब ये है कि जब एफआईआर लॉन्च हुई तो इट वाज वेग, जनरलाइज्ड वे में बस कहा कि जी ये क्योंकि जी ये अपना ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर रहा है तो लिहाजा इसके ऊपर जो है वो आप ये एलिगेशन लगा दें। तो ये देयर मस्ट बी बिहाइंड कोई ना कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। नंबर 2 क्या हो सकता है कि क्या जिन एप्स का जिक्र किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में और वैसे भी अदरवाइज भी, तो क्या उनका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके पास कि जिसमें लेजिस्लेचर ने किसी लॉ में उनको जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया हो? द आंसर इज नो। तो ये आंसर हाई कोर्ट में जब आपका एज ए लॉयर आप जब पुट करेंगे बिफोर द हाई कोर्ट, तो कोर्ट उनसे प्रोसिक्यूशन से पूछेगी कि आप बताएं जी कौन सा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप बताएं मुझे कि ये फाइनेंस आप बता रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया उसके अकाउंट से निकला, ये 10 करोड़ रुपया कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं? तो उसका आंसर उन्हें देना पड़ेगा जब आप पुट फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि क्या उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है? द आंसर इज नो। तो इसके लिए अब कहने का मकसद ये है, इस पे कुछ लोग जो है व्लॉग्स के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे जी, वो देखें जी अपना बंदा लालच करता है, पैसे ज्यादा कमाता है और बंदा कम खा ले थोड़ा खा ले। और कुछ व्लॉग्स मेरे सामने से गुजरे कि जी लालच नहीं करना चाहिए। भाई लालच किस चीज का? आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 9 मिलियन फॉलोअर्स, आप जो भी वीडियो बनाते हैं 1 2 4 मिलियन लोग आपको देखते हैं। तो अगर आप यूट्यूब का वैसे ही एड्स का जो रेट अगर चेक करें तो वो मतलब डॉलर्स उनको, मतलब अब मैं अपने तौर पे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो बेसिकली दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, इंक्लूडिंग कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सिर्फ वीडियो बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं और दे आर अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर वन वीडियो। तो अब ये जो उसमें एडवर्टीजमेंट्स और वो सारे यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है और वो उसके अंदर अपना टैक्स जो है वो दे के उसके थ्रू जो है वो, अब इसको ब्लैक मनी भी नहीं डिक्लेयर किया जा सकता क्योंकि एफबीआर ने और वैसे उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि जी जो भी ऑनलाइन अर्निंग्स होंगी उसके अंदर से टैक्स डिडक्ट होके ही आपके पास आते हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से भी जो है वो ये फौरी तौर पे इसमें बेल हो जाएगी। फोर्थ वन क्या इनके पास पॉइंट हो सकता है, अभी तक कोई विक्टिम जो है जिसके बारे में ये कह रहे हैं जी फाइनेंशियल लॉसेस हुए जी टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जनरल पब्लिक, तो कौन ऐसे विक्टिम्स हैं आप वो पेश करें कि जिन्होंने इसके थ्रू जो है वो ऐप जो है वो या जो भी इनकी जो प्रमोशन है उसके थ्रू गैम्बलिंग की या उसके थ्रू उसने लॉस किया, तो आप उसको जो है वो साथ एसोसिएट करवाएं। उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए कि भाई अगर कोई विक्टिम्स हैं तो वो आके स्टेटमेंट, जैसे नैब कोर्ट में जब आप नैब के अगेंस्ट नैब में जो है वो केस फाइल करते हैं, कोई किसी भी शख्स का केस नैब टेकअप करती है, वो कब करती है कि जब कोई बहुत सारे विक्टिम्स इकट्ठे हो गए, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी ने 2 नंबरी कर ली और उसके अंदर बहुत सारे अग्रीव्ड लोग हैं जिनके पैसे वहां पे गए और वो एक शख्स इकट्ठे करके जो है वो गायब हो गया। तो ये अब उसमें विक्टिम्स यानी किसी न किसी को नुकसान पहुंचना जरूरी है। तो अभी तक मेरे नजदीक कोई, मेरी इंफॉर्मेशन में अभी तक ऐसी चीज नहीं आई कि जिसमें कोई विक्टिम जो है वो उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया हो कि ये लोग जो है 10,000 20,000 50,000 लोग हैं जो विक्टिम्स हैं। तो मेरे नजदीक एनसीसीआईए का जो इवन जो उनके अकाउंट सीज करने की जो बात है, इस हद तक तो ठीक है कि जी उसको इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो कि ढकी भाई की जो लीगल टीम है वो दे आर सेइंग कि जी क्लियरली कि जी उन्होंने हर चीज अपनी सरेंडर कर दी एनसीसीआईए के सामने कि जी आप ये देखें, आप फुल इन्वेस्टिगेट करें, कोई इसके अंदर जो है वो इलीगल मनी या कोई ऐसी चीज अगर आपको मिलती है तो हम हाजिर हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, वरना लोग जो हैं वो इस तरह से डिक्लेयर नहीं करते अपने एसेट्स को सबके सामने। फिर उसके बाद फर्दर हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या इसमें मेंजरिया है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्या डकी भाई जो ऐप को प्रमोट कर रहा था, क्या उसको पता था कि ये ऐप जो है वो बैटिंग ऐप है या वो इलीगल है, या लॉ में, पाकिस्तानी लॉ में उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है या नहीं। तो इस चीज के बारे में भी ये एक वैलिड लीगल क्वेश्चन है जिसके बारे में एनसीसीआईए को जवाब देना है। फिर उसके बाद इसमें लैकुनास क्या क्या है इस एफआईआर में, जिसकी बेस पे या तो एफआईआर क्वैश भी हो सकती है या फिर इवन आप जो है वो बेल में भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में कि चलो बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने और उसको जो है वो प्रूव कराया जाए। क्योंकि असल तो कोर्ट ने कन्विक्शन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एक एक चीज जो है वो उसमें रिकॉर्ड करने के बाद मामलात होंगे। और मेरे से पूछें आप तो मैं ये कहूंगा कि ये इम्पॉसिबल है कि जो एविडेंस या जो स्टेटमेंट एफआईआर में है उस एफआईआर में किसी ऐप का जिक्र नहीं है, किसी ऐसी चीज का जिक्र नहीं। हर चीज जनरलाइज्ड वे में, वेग वे में कि जी ये जो है फलां कंट्री मैनेजर है किसी एक ऐप का और बहुत सारी ऐप के थ्रू जो है वो ये प्रमोशन कर रहे हैं। और ये वो प्रमोशन में तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा है कि वो कौन कौन सी डिफरेंट ऐप्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक इवन जो पीटीए और जो चैनल्स हैं, जितने सोशल मीडिया के जो चैनल पीटीवी है, इवन जो यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, और हमारे जो केबल टीवी चैनल्स हैं उनमें 1xBet और बहुत सारे, इवन जो मैच के दौरान मैंने बहुत सारी एप्स जो है वो उनकी एडवर्टीजमेंट देखी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले उन पे ऐप को बैन करना चाहिए कि लोगों को दिखाते ही क्यों है, आप एडवर्टाइज ही क्यों करते हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे।
तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली जनरलाइज्ड वे में है। तो मेरे नजदीक जो हाँ, फिर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये एनसीसीआईए जो है वो इसको 420 चीटिंग के जुमरे में, चीटिंग इज बेसिकली इंड्यूसमेंट के थ्रू आपने किसी से कोई पेमेंट इंड्यूस करना, यानी आप यूं समझ लें कि किसी को प्यार से किसी तरीके से जो है वो अपने जो है वो क्या कहते हैं इंड्यूस करके और उससे जो है वो पेमेंट हथियार लेना, ये बेसिकली होती है चीटिंग, जो सेक्शन 420 के अंदर जो चीटिंग की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है कि चीटिंग है क्या, बस बेसिकली तो वो इस चीज के बारे में। तो इसके डेफिनेशंस के ऊपर जब लीगल टीम बात करेगी हाई कोर्ट में, तो अंडरस्टूड बात है कि हाई कोर्ट में भी ऑनरेबल जस्टिस बैठे हैं, वो आपके हर एस्पेक्ट को लीगली चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर मामलात अभी तक हो रहे हैं और क्या अभी तक जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये खाली ये कह देना कि 10 करोड़ रुपया रिकवरी हो गई है, फलां चीज जो है वो उसके अकाउंट सीज हो गए हैं, ब्लॉकचेन अकाउंट जो है वो सीज हो गए, फलां हो गया, तो ये सारी चीजें बेसिकली डकी भाई की अपनी लॉफुल हार्ड अर्न मनी है। इसको अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने अटैच की भी है फॉर द सेक ऑफ के टू चेक द वेरासिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, के क्या ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई हैं या ट्रांजैक्शन यूट्यूब अर्निंग से हुई है, उनका रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है, यूट्यूब से रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जा सकता है। ये ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो है वो क्रॉस चेक किया जा सकता है। लेकिन जो बेल है बेसिकली ये कोई सच इनमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसमें फॉर एग्जांपल प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो फॉल कर जाए या 497 की, या उसकी पनिशमेंट जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं पता लॉ का, जिनको नहीं पता लीगल प्रिंसिपल्स का, वो खामखा जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात अपने अपने हिसाब से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये सब पॉइंट हैं जिनकी जो एक्चुअल ओवरव्यू है डकी भाई के केस का, और इसमें कोई ऐसा इतना जो है वो मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह कि अगर जो है वो इनका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस जो इनको एसोसिएट करे उन ऑफेंसेस के साथ, जिन ऑफेंस के साथ इनको अटैच किया जा रहा है, जिनके अंडर इनको प्लेज किया गया है, अगर इनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी और लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि ये चार्जेस वैसे ही जो है वो ग्राउंडलेस हो जाते हैं, और जो ही ग्राउंडलेस होंगे और अंडरस्टूड बात है केस वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा अभी तक जो जितना मैंने जो है वो इसको चेक किया कि क्या क्या मामलात हैं उनके पास, अब प्रोसिक्यूशन के पास एक ही ग्राउंड हो सकता है कि जी अगर इसको जो है वो बेल ग्रांट की गई तो हो सकता है ये पाकिस्तान से जो है वो एस्केप कर जाए। तो ये एक उनका ग्राउंड है, और इसके बारे में उनकी लीगल टीम को असिस्ट करना जरूरी है कि वो कोई एफिडेविट या कोई एश्योरेंस जो है वो कोर्ट को अलाउ कर दे कि जी हम अच्छी श्योरिटी जो है वो देने के पाबंद हैं कि कोर्ट, या इवन उनका नाम जो है पीएनआईएल में तो पहले से था, हो सकता है ईसीएल में भी जो है वो डाल दिया गया हो, तो कि जी नेम उनका ईसीएल है, नो फ्लाई लिस्ट में आप उनका ईसीएल में नाम डाल के, लेकिन एटलीस्ट उनका जो राइट ऑफ लिबर्टी है उसको जो है वो नहीं करना चाहिए। तो मेरे नजदीक इसमें कल को जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ को फरोग देना चाहिए, चाहे वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो ओवरऑल जो मुझे नजर आता है कि अगर इसके अंदर कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है अभी तक अवेलेबल जो कि एग्जैक्ट डकी भाई को या जो सादुर रहमान साहब हैं उनको जो है वो उसके साथ जोड़ता है, तो उसमें अंडरस्टूड बात होनी चाहिए कि हाई कोर्ट से इंशाल्लाह उनकी बेल जो है वो आसानी से हो सकती है। और उसमें ये जितने ग्राउंड्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये वो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। इसके अलावा जो अदर ग्राउंड्स हैं बेल के, जो नॉर्मली हम लेते हैं कोर्ट में कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, एब्सकॉन्डेंस का जो है वो इनका कोई नहीं कोई भी ऑप्शन इनके पास, या जो है ये श्योरिटी देने के जो है वो ही इज इवन विलिंग के भाई वो श्योरिटी कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए सबमिट कराए, और उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है कन्विक्शन की, और वेग हैं ये लीगल डेफिनेशंस, और ये जो जितने ऑफेंसेस उनके ऊपर लगाए गए इनकी लीगल डेफिनेशन को इन क्वेश्चन लाया जाए, तो ये सारा कुछ जब इन डिटेल डिस्कस होगा
तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इन चीजों को देखती है कि भाई ऑब्वियसली एक शख्स जो है वो उसको प्लेज किया गया है, क्या उसके अंदर जो है वो ऑफेंसेस बनते भी हैं या नहीं, या जनरलाइज्ड वे में आप किसी को भी जो है वो इसके अंदर कवर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास उन्हें बेल के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक चलान जो है वो सेंड अप टू कोर्ट नहीं हुआ। तो उसमें मीन वाइल ये है कि वो आप जो है वो बेल के लिए जरूर फाइल करें। इवन दो अगर बेल खुदा ना खास्ता नहीं भी होती, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट एक ऐसा प्रोडक्टिव ऑर्डर जो है वो इशू करते हैं, इवन डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि विद इन 15 डेज या 10 डेज जो आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी करके रिपोर्ट जमा कराएं, या कोई भी ऐसी डायरेक्शन जो है वो एनसीसीआईए को जो है वो इशू हो सकती है। तो लिहाजा आप जो है वो कोशिश करें कि इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, मैं तो उनकी फैमिली को जो है वो दिलासा ही दे सकता हूं। ऑब्वियसली कोई भी शख्स जो बिहाइंड द बार होता है, जेल में होता है, तो उसके जितना वो सफ़र कर रहा होता है, तो उसकी फैमिली भी जो है वो बाहर उसी तरह जो है वो सफ़र कर रही होती है। तो इसमें आई होप सो कि आप लोगों के तकरीबन तमाम लीगल क्वेश्चन जो हैं वो उनके आंसर मिल गए होंगे, या इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे मैंने कोशिश की है कि उन सबको जो है वो एड्रेस करूं, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज आप जो है वो दोबारा से हाईलाइट करें कमेंट में, तो देन इंशाल्लाह मैं जो है वो इसको आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।